हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। आई एम तुषार हुड्डा। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। पिछली वीडियो में हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और कोल्ड वॉर के बारे में फिनिश कर लिया था। आज हम इमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टू पावर ब्लॉक्स थे कौन कौन से। हमने बात की थी पिछले टॉपिक पे। पहला था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। मतलब यूएसए था कैपिटलिज्म और यूएसएसआर था कम्युनिज्म, सोशलिज्म के उससे बिलोंग करता था। ठीक है, तो जो पूरा वर्ल्ड था ना, दो अलायंस में डिवाइड हो चुका था, दो कैंप्स में। ठीक है, अब हम इस टॉपिक्स पे आते हैं, हमारे अपने टॉपिक पे आते हैं, इमरजेंसी ऑफ पावर ब्लॉक्स पे। स्मॉलर स्टेट यूज देयर लिंक विद सुपर पावर फॉर देयर आर्म पर्पस। मतलब जो छोटे छोटे देश थे ना, वो अपना जो लिंक था सुपर पावर के साथ, वो अपने खुद के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे उनको दे गॉट प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स। मतलब उनको एक प्रॉमिस मिलता था प्रोटेक्शन का, वेपन्स का और जो इकोनॉमिक एड का, मतलब आर्थिक सहायता का, और अपने जो उनका वे होते थे ना राइवल्स, उनके दुश्मन, उनके खिलाफ प्रोटेक्शन का भी। तो अब सुपर पावर को के साथ में मिल जाते तो फिर उनके अपने दुश्मन को डराने के लिए भी कि अब हम सुपर पावर के साथ है, वो हम पर हमला भी नहीं कर पाएंगे। अब उनके मेन दुश्मन उनके देशों के पड़ोसी ही रहते थे, नेबर से रहते थे, जिन जैसे इंडिया के आप पाकिस्तान या चाइना भी लगा सकते हो आज के समय में। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है अलायंस सिस्टम लेड बाय टू सुपर पावर्स एंड डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स एंड दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। मतलब जो अलायंस सिस्टम है वो, मतलब जो गुट का जो सिस्टम था वो चलाया जा रहा था दो सुपर पावर्स के द्वारा, जिसने पूरे वर्ल्ड को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया, दो खेमों में बांट दिया था। ठीक है, और ये जो पहला ये बंटवारा हुआ था ना, पहला डिवीजन हुआ था, ये पहला यूरोप में हुआ था। मतलब वेस्टर्न जो यूरोप था वो अमेरिका की तरफ चला गया था, अमेरिका के अंडर में था, और जो बचा हुआ ईस्टर्न यूरोप था ना, वो सोवियत यूनियन के अंडर में चला गया था, ईस्टर्न अलायंस के अंदर में चला गया था। अमेरिका को वेस्टर्न अलायंस बोला जाता है और सोवियत यूनियन को ईस्टर्न अलायंस बोला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न यूएसए, ईस्टर्न यूएसएसआर। वेस्टर्न अलायंस फॉर्मलाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन नाटो अप्रैल 1949। ठीक है, जो वेस्टर्न अलायंस, मतलब जो वेस्टर्न अलायंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको नाटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये उन्होंने नाटो अप्रैल 1949 में बनाई थी। उनकी ये जो नाटो थी ना, एक ऐसी एसोसिएशन थी जिसमें 12 देश शामिल थे, और जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम सभी देशों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो हम सब उस हमले को अपने ऊपर मानेंगे और हम सभी उस हमले का मिलकर जवाब देंगे। ठीक है, तो फिर कोई उनसे लड़ने की सोचता भी नहीं। क्यों? सब पावरफुल देश थे, यूरोप भी, आधा यूरोप भी था उसमें, और अमेरिका था ही उसके साथ, इसलिए नाटो बना लिया। फिर अगर उन्होंने वेस्टर्न अलायंस ने नाटो बना लिया तो ईस्टर्न अलायंस तो चुप बैठेगा नहीं, तो उन्होंने भी भाई वार्सा पैक्ट बना लिया 1955 में। ईस्टर्न अलायंस ने बना लिया अपना वार्सा पैक्ट 1955 में, सोवियत यूनियन ने। ठीक है, और जिसका प्रिंसिपल फंक्शन था, वार्सा पैक्ट का जो प्रिंसिपल फंक्शन था ना, वो काउंटर करना था नाटो फोर्सेस को यूरोप में। मतलब जो नाटो फोर्सेस अपना इन्फ्लुएंस फैला रही थी ना, अपना एरिया बढ़ा रही थी, उसको काउंटर करना था यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर। ठीक है, तो यूरोप बिकेम मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। आप सभी जानते होंगे कि जो यूरोप था ना, वो मेन कॉन्फ्लिक्ट था दोनों सुपर पावर्स के बीच में। जो मेन मुद्दा था ना लड़ाई का, वो यूरोप ही था। ठीक है, तो सुपर पावर इज यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव अलायंस। मतलब जो सुपर पावर्स थी, महाशक्तियां थी, वो अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल, जो देश थे ना, उनको अपने रिस्पेक्टिव अलायंस में मिलाने के लिए, अपने गुट में मिलाने के लिए इस्तेमाल करती थी अपने मिलिट्री पावर का। ठीक है, अब 7th पॉइंट पर आते हैं। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड सियाटो एंड सेंटो। मतलब ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में भी है ना,
जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्हें एक अलायंस सिस्टम बनाया था, एक ऐसा गुट बनाया था, मतलब उन्होंने 2 अलायंस सिस्टम बनाए थे, एक सीटो एक सेंटो। मतलब सीटो का मतलब था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो का मतलब था दी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, many of the newly independent countries after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France and were worried that they lose their freedom soon as they gain formal independence। मतलब अब 8 पॉइंट की बात करते हैं। जो बहुत सारे नए नए आजाद हुए देश थे ना, उनको फ्रीडम तो मिल चुकी थी। जो कॉलोनियल पावर से, जो जैसे ब्रिटेन फ्रांस जैसी कॉलोनियल पावर से उनको आज़ादी तो मिल गई थी, पर उनको ये डर था कि वो अपनी आज़ादी को जल्दी से खो ना दे। उनकी आज़ादी एक फॉर्मल ही आज़ादी है, बस कैजुअल है वैसी, कि सुपर पावर उनको अपने कंट्रोल में ले लें और किसी के साथ मिल गए तो उन्हीं का ही रूल चलेगा, इनकी आज़ादी फिर से छिन जाएगी, सब अपना ही रूल चलाएंगे। ठीक है, कम्युनिस्ट चाइना पैरेलल विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s। मतलब जो कम्युनिस्ट चाइना था, जो समाजवादी चाइना था 1950s में, 50s से सोवियत यूनियन के साथ उसकी झगड़ा चल रहा था, बातचीत वाली लड़ाई चल रही थी। वैसे लड़ाई नहीं, बातचीत वाली लड़ाई चल रही थी कि वो 1969 में जो चाइना की एक लड़ाई हो गई थी सोवियत यूनियन के साथ, ट्रीटी मतलब एक टेरिटरी को लेकर चाइना की लड़ाई हो गई सोवियत यूनियन के साथ, और 1969 में चाइना सोवियत यूनियन से अलग हो गया था। ठीक है, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण। 10 पॉइंट द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट नाम वाज गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेस। मतलब जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है, मतलब नाम है, उसने जो नए नए आजाद हुए देश है ना, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया कि आप अलग रहिए अलायंस से, आपको किसी अलायंस में मिलने की जरूरत नहीं है, आप दूर रहिए। ठीक है, स्टे आउट ऑफ ऑल अलायंस। ठीक है, और इसके नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के जो फाउंडर थे ना, लीडर थे, वो थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया से। ठीक है, व्हाई सुपर पावर नीड एनी अलायंस एट ऑल आफ्टर ऑल। ठीक, अब आपके दिमाग में एक ये सवाल तो उठता ही होगा कि सुपर पावर इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे देशों की जरूरत क्यों पड़ती थी अलायंस बनाने के लिए। क्योंकि जो नए नए आजाद हुए देश थे ना, अफ्रीका के और एशिया के, ठीक है, अफ्रीका और एशिया के, मतलब उनके मतलब सुपर पावर्स के बाद न्यूक्लियर वेपन्स और रेगुलर आर्मीज होने के बाद भी उन्हें अलायंस की क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि एक कंबाइंड पावर है ना, मतलब ये जो एक छोटे छोटे देशों की जो कंबाइंड पावर होगी उससे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। अगर किसी कोई सुपर पावर भी है और उसके साथ छोटे छोटे देश मिलकर एक एलाई बना लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो किसी से भी नहीं डरेगा। तो दोनों के बीच में यही चल रहा था कि ये यूरोप पे कब्जा ना, पूरा यूरोप पे अमेरिका कब्जा ना कर ले, अमेरिका सोचता था कभी सोवियत यूनियन कब्जा ना कर ले, फिर वे सोच रहे थे कभी एशिया पे कब्जा ना हो जाए, अफ्रीका पे ना हो, इन्होंने इसलिए अलायंस बनानी सोच रहे थे वे। पर जो नए आजाद हुए देश थे उन्होंने सोचा कि हम अलग ही रहते हैं, नाम के साथ जुड़ गए वे। ठीक है, क्योंकि अगर उनके साथ वे जुड़ जाते नए तो उनका कोई सुपर पावर कोई मैच ही नहीं था, कोई हरा ही नहीं सकता था उसको। दी स्मॉलर, आप जानते हैं कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वे कैसे हेल्पफुल हैं सुपर पावर के लिए। ठीक है, सुपर पावर के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्योंकि वे हमें विटल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ऑयल एंड मिनरल्स। क्योंकि छोटे छोटे देशों से ऑयल और मिनरल्स भी प्रोवाइड होते हैं हमें। सेकंड, हमें एक ऐसी टेरिटरी मिलती है सुपर पावर को जहां से वो अपने ट्रॉप्स और वेपन्स लॉन्च कर सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट, उनको एक ऐसी लोकेशन मिलती है, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। उनको एक ऐसी लोकेशन मिलती है जहां से वो एक दूसरे पर जासूसी कर सके, मतलब स्पाई कर सके, एक दूसरे को जासूसी कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंस। मतलब उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि अगर बहुत सब छोटी छोटी एलाइज एक साथ मिलकर अगर पैसा देंगे तो उनको एक इकोनॉमिक हेल्प भी मिलेगी और खर्चा भी कम आएगा। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंस में। और
कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में है ना एक बात थी, वे सोचते थे कि हमारा लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म अच्छा है, जो कम्युनिज्म वाले भी ये सोचते थे कि हमारा कम्युनिज्म और सोशलिज्म अच्छा है। दोनों के बीच में यही बात चल रही थी कि लिबरल डेमोक्रेसी एक अच्छी है, कैपिटलिज्म अच्छा है, और कम्युनिज्म वाले सोचते थे कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म अच्छा है। ठीक है, ऐसा ही था। तो थैंक यू गाइज हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।